क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 2 सोशल साइंस में क्लास 9 to 10 में पूछे गए 160 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा। आप इसे जरूर पढ़ें, आने वाले बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या प्रथम शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? तो इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक जो है वो शुमाकर के द्वारा लिखा गया है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक E.F. शुमाकर या सुमेर महोदय द्वारा लिखा गया है। उनका अन्य नाम क्या है? सुमेर भी है या शुमाकर भी है। यह एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इनकी अन्य पुस्तकें जो इस प्रकार है, ए गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड या गुड वर्क किनके द्वारा लिखा गया है? तो शुमाकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन या बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन या बीआरओ की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना मई 1960 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण को बढ़ावा देना। इस संगठन को इसलिए बनाया गया था कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। यह अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, इस अधिनियम के तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के सूचीबद्ध संकटपन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया है। इसमें कुछ पौधों को प्रजातियों को बचाने तथा संकटपन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है वो महुआ की पूजा करते थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते थे। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। मुंडा तथा संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रियाइड मानव प्रजातियों से संबंधित है। भारत में मुंडा और संथाल मुख्यतः मध्य क्षेत्रों यथा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो भारत का 27% क्षेत्रफल जो है वो पठार से आच्छादित है। इसी तरह देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच और भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। देश के लगभग 10% क्षेत्रफल पर पर्वत है, 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियां हैं, 27.5% से ऊपर पठार है पर स्थित है, 43.2% क्षेत्रफल पर जो है मैदान पाए जाते हैं। इस प्रकार मैदान जो है सबसे अधिक क्षेत्र पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं। स्तर और विवर्तनिक इतिहास, अपर्दन और पराक्रमों तथा उच्चावच के रूप
स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 2.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या इसे हम 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, इसकी पूर्व से पश्चिम दिशा में चौड़ाई 29-33 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 376, इसे आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, 84 से लेकर 376 या 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत, या द्वीप सहित 6 डिग्री 45 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अर्थात अगर हम मुख्य भूमि से लेते हैं अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड तक है, परंतु अगर द्वीपों को मिलाते हैं तो 6 डिग्री 45 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतरीय विस्तार देखते हैं, 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो वन आवरण का आच्छादित प्रतिशत जो है 33% है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% वन आवरण आच्छादित है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत वन आवरण का आच्छादित क्षेत्र 33% है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को पुनर्संशोधित 1988 ईस्वी में किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जा सकेगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इस वन नीति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य ये दिया गया? देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी संतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। देश के प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक कुल का संरक्षण। मूल अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण है। सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण द्वारा वनों का विस्तार करना भी उद्देश्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होता है ये पूछा जा रहा है। तो भांगर में जो होता है अत्यधिक कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण होता जाता है। भांगर का निर्माण जब पहाड़ या पर्वत से जब नदियां ऊपर से गिरती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर या पर्दन काट काट कर क्या करती है, नीचे पर जमा करती है। नीचे में जमा करने पर जो जमा होता है कंकड़ पत्थर, इसी को क्या कहा जाता है? भांगर कहा जाता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं, भांगर मृदा पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से होता है। इस मृदा में कैल्शियमी संग्रथन अर्थात कंकड़ पिंड पाए जाते हैं। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप यह मृदा पृथ्वी कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए यह मृदा अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मृदा सामान्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो इसे शीत कटाव कहा जाता है। विशुद्ध अध्ययन देखते हैं, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे शीत कटाव कहते हैं। शीत अपर्दन में मृदा की ऊपरी सतह पतली हो परतों के रूप में बहकर नष्ट हो जाती है या मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। इसी कारण इसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है। अवनलिका अपर्दन यानी गली कटाव क्षुद्र सरिता का ही विकसित रूप है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि या बैड जड़ कहते हैं। आगे चलकर ये नालों और नदियों के रूप धारण कर लेती है। भारत में मालवा पठार का चंबल नदी बाह क्षेत्र अवनलिका या गली अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। हिमालय, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय उच्च भूमियां जैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा अपर्दन ने विकसित क्षेत्रों को बंजर भूमि या उत्खत भूमि में बदल दिया है। जल मृदा अपर्दन को 9 प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। आगे दिया गया है 9 प्रकार कौन कौन से? स्फुरन हो गया, परत क्षरण हो गया, क्षुद्र सरिता क्षरण हो गया, अवनालिका क्षरण हो गया, भूस्खलन क्षरण हो गया, सरिता तट क्षरण हो गया, पीटिका क्षरण हो गया, हिमानी क्षरण और सागरीय क्षरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्चा लोकसील। लेप्चा लोकसील देश के किस भाग से संबंधित है? तो लेप्चा लोकसील जो है वह देश के उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है। लेप्चा लोकसील किस देश से संबंधित है? देश के किस भाग से? तो उत्तरी दार्जिलिंग भाग से संबंधित है। विशेष अध्ययन देखते हैं, लेप्चा लोकसील जो है देश के उत्तरी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल भाग से संबंधित है। लेप्चा समुदाय सिक्किम के मूल निवासी है। पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली अन्य प्रमुख जातियां सवार, चकमा तथा संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विशेष अध्ययन देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 448.84 वर्ग किलोमीटर है। भारत में अवस्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित है: मांडला प्लांट फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुंद्रिका हिल टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 10.85% भाग जो है क्षेत्र घेरे हुए है। मध्य प्रदेश में 10.85%, अरुणाचल प्रदेश में 9.30%, छत्तीसगढ़ में 7.88%, उड़ीसा में 7.3%, महाराष्ट्र में 7.11%। 5 न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्यों में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है 0.22%, उसके बाद पंजाब में है 0.25%, उसके बाद गोवा में है 0.31%, सिक्किम में 0.46% है तथा बिहार में जो है 1.03% वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है किस संरक्षण रणनीति में, ये पूछा जा रहा है। तो संयुक्त वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। बीज बचाओ आंदोलन में सामुदायिक भागीदारी सीधे तौर पर शामिल है, परंतु वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन में सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। विशेष अध्ययन देख लेते हैं, वन्य जीव अभयारण्यों की सीमांकन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन और बीज बचाओ आंदोलन में सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है।
राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र एक आरक्षित वन क्षेत्र या प्रादेशिक जलीय क्षेत्र के अलावा जो वन्य जीव और उसके पर्यावरण के विकास, संरक्षण और प्रसार के प्रयोजन से पर्याप्त पारिस्थितिकीय, जंतु, वनस्पतिक और भूस्थलाकृतिक, प्राकृतिक या जंतु वैज्ञानिक महत्व रखता है, एक अभयारण्य क्षेत्र के भीतर एवं ऐसी सीमित मानव गतिविधियों को अनुमति दी जाती है जिन्हें अन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं का लगभग 12.4% जो है बिजली का प्रतिशत का योगदान होता है। इस प्रकार ऑप्शन में 12.4% नहीं दिया गया, इसका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। विषय अध्ययन देखते हैं, वर्तमान में भारत में जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा बिजली का 12.4% योगदान करता है। कुछ अन्य विद्युत ऊर्जा का संसाधन उत्पादन क्रमशः निम्नलिखित है: कोयला 49.1%, प्राकृतिक गैस 6%, पवन ऊर्जा 10.3%, सौर ऊर्जा 16.1% तथा नाभिकीय ऊर्जा 1.6% है। फ्रेंड्स, जितने भी परसेंटेज यहाँ पे दिए गए उसे जरूर याद रखें। किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, इससे बिजली कितना उत्पादन होता है, उसका योगदान कितना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के जल जीवन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की 55 लीटर की आवश्यकता है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति 55 लीटर आवश्यकता है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है मुहाना अपना दाहिने तरफ बनाती है? तो दाहिने तरफ बनाने वाली नदियां जो है उसमें माही है, ताप्ती है और नर्मदा है। जो नदियां अपना मुहाना जो है किस तरफ बनाती है? तो दाहिने तरफ बनाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल सही होगा, एक से अधिक सही। इसी अध्ययन देखते हैं, माही, ताप्ती, नर्मदा ये नदियां एस्चुरी बनाती है तथा ये नदियां का मुहाना अरब सागर में गिरता है, जबकि पेन्नार डेल्टा का निर्माण माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में से मेहत झील से होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 585 किलोमीटर है तथा सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तथा सतपुड़ा एवं अजंता पर्वतों के बीच फ्रंस घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा तथा इसी नदी का पर काकरापार तथा उकाई परियोजना बनाई गई है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी 1057 मीटर ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियां तवा, बरनेर, बैयार, हिरन, बरना और कोनार आदि है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई जो है 597 किलोमीटर है। इसकी नदी सहायक नदियां हैं पापासनी, चित्रावती इसकी सहायक नदियां है, पेन्नार की सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल परियोजना है जिसमें 4 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और
राजस्थान शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों में जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? तो वर्षा जल या पलार या पानी कहा जाता है राजस्थान में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी को इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका पहुंचा करते हैं। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरक्षण अनिवार्य कर दिया है? तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरक्षण अनिवार्य कर दिया है। भारत के तमिलनाडु राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरक्षण अनिवार्य कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो मैक्सिको में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में झूम कृषि या झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि को वेनेजुएला में ओनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मासालो, इंडोनेशिया में लादांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत जो है वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया है। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी ग्राम स्वराज में गहरी आस्था थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली गांव में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्हें 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के रूप में जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने इस विचार को पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भू दान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में गन्ना उत्पादन में शीर्ष 5 देश कौन कौन सा है? पहला ब्राजील है, दूसरा भारत है, तीसरा चीन है, चौथा पाकिस्तान और पांचवा थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वर्तमान समय में सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली का कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो मैग्नाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता जो है 70% होता है। मैग्नाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता 70% होता है। इसमें सर्वोच्च चुंबकीय गुण होता है जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र गोवा पेटी का विस्तार गोवा और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि
इसका दस्ता से दोहन किया जा रहा है। मार्मा गोवा जो गोवा में स्थित है, पतन से इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियन युग की अवसादित चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। किस युग में? तो टर्सरी युग में पाया जाता है। तेल धारक परत संधारण चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती आरंध्र परतें तेल को ऊपर उठाने व नीचे रिसने से रोकती है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती घाटी का भूतापीय षड्यंत्र स्थित है। तो पार्वती घाटी का भूतापीय षड्यंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्वती घाटी भूतापीय षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में मणिकरण के निकट स्थित है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न किए जाने वाला विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रागामी ढंग से तप्त होती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के स्रोत हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। लद्दाख के पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए परियोजनाएं शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधात्विक खनिज कौन सा है? तो आधात्विक खनिज जो है अभ्रक क्या है? आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज अभ्रक है। आधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना पत्थर, डोलामाइट, फॉस्फेट तथा अभ्रक प्लेटो अथवा प्रतरम में पाए जाते हैं। अभ्रक का उपयोग जो होता है मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। भारत में अभ्रक झारखंड राज्य के हजारीबाग पठार से 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली में, मदुरई में, कन्याकुमारी जिले में और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अभ्रक का उत्पादन या निक्षेपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जनरेटर, ट्रांसफार्मर तथा स्विच गियर आदि ऐसे बिजली उपकरणों का निर्माण सम्मिलित है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन, संप्रेषण, वितरण आदि में किया जाता है। भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल जो है वो 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल जो है 1854 में स्थापित किया गया। देश में आधुनिक स्तर पर सूती वस्त्रों उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना 1818 में पोर्ट ग्लस्टर कोलकाता में हुआ था जो असफल रहा। 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा 1863 में केलिको मिल खोला गया था। फ्रेंड्स, चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में
कर्नाटक के शिमोग जिले में भद्रावती नदी के तट पर किया गया, या बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैंगनीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है। इस षड्यंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में कोयला नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पठार में लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। भारत के छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इसके मांग की विशाल संभाव्यता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक है। यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत की परत पाया जाता है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल की लंबाई कितना है? तो अटल टनल की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अटल टनल की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, बीआरओ द्वारा बनाया गया। अब बीआरओ की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यह सुरंगें पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो दिए गए विशिष्ट अध्ययन उसे ही मैं बताता हूं, और एक्स्ट्रा बताने पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW नाम दिया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NW जो है वह इलाहाबाद से हल्दिया को नाम दिया गया है, NW1। इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया को राष्ट्रीय राजमार्ग NW नाम दिया गया है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, सादिया से धुबरी के मध्य 1891 किलोमीटर है। लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 के नाम से जाना जाता है। केरल में पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग पुल जो है काकीनाडा से पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। इसकी लंबाई जो है 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। इस जलमार्ग की लंबाई 588 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया? भारत को कितने रेलवे जोनों में पुनर्गठित किया गया पूछा जा रहा है। तो 18 रेलवे जोनों में पुनर्गठित किया गया है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। भारत को 18 रेलवे जोनों में पुनर्गठित किया गया। पहला है मध्य, दूसरा है पूर्वी, तीसरा है उत्तर, चौथा है पूर्वी उत्तर रेलवे, पांचवा है पूर्वी सीमांत रेलवे, छठा है दक्षिण रेलवे, सातवां है दक्षिण मध्य रेलवे, आठवां है दक्षिण पूर्व रेलवे, नौवां है पश्चिम रेलवे, 10वां है पूर्व मध्य रेलवे, 11वां है उत्तर पश्चिम रेलवे, 12वां है पूर्वी तटीय रेलवे, 13वां है उत्तर मध्य रेलवे, 14वां है दक्षिण पश्चिम रेलवे, 15वां है पश्चिम मध्य रेलवे, 16वां है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और 17वां कोलकाता मेट्रो रेलवे और 18वां लास्ट जो है दक्षिण तटीय रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क बताया गया। तो कच्चा तेल परिवहन नेटवर्क जो है असम के नहर
कटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने को बताया गया है? जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इस प्रकार ऑप्शन इसका जो ई है बिल्कुल सही होगा। प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन पूछा गया था, तो एशिया की पहली और भारत का प्रथम 1157 किलोमीटर लंबा देश पारीय पाइपलाइन असम के नहर करटिया तेल क्षेत्र में बरौनी तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैसों के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली जूट मिल जो है रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। 1947 में देश विभाजन के बाद पटसन जिले तो मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट जो है उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया है। विभाजन के बाद जो है पटसन तो हम लोग को मिला है 1947 के बाद, परंतु जो 3/4 भाग जो जूट का उत्पादन है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में चला गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बीपीएससी तैयारी 2 में पूछे गए सोशल साइंस में 160 क्वेश्चनों में पार्ट सेकेंड जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, पार्ट 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चन अपलोड किए गए, अब पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि बीपीएससी तैयारी से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन क्यूरीज आपको जो भी हो कमेंट में कर सकते हैं। और सभी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तैयारी 4 के लिए आपको उपयोगी है उसे अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।